प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब में नए अजला वो ऐसे बांटे जैसे बांटने का हक होता है। वैसे तो इंतज़ामी हवाले से नए अजला बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये हर सूरत बनने चाहिए, लेकिन जिस तेज़ी के साथ पंजाब में अजला और फिर गुजरात को डिवीजन का दर्जा दिया गया, इंतज़ामी से ज़्यादा सियासी फैसला था। उसके बाद यानी उनकी स्थिति के बाद अब निगरान हुकूमत पंजाब में का, और जैसे ही निगरान हुकूमत वजूद में आए तो नए जो इजला है उसमें खासतौर पर तालागंज, मरी, सौसा और दीगर शामिल हैं। वहां पर जो जिस तरह डीसी और डीपीओ तैनात होने थे वो नहीं हो पाए। इसका मतलब ये है कि वहां उन इजला का जो मुस्तकबिल है वो मखदूश हो चुका है, और अब ये खबरें आ रही है कि इनको डी नोटिफाई किया जा रहा है। इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या ये इजला अपना वजूद बरकरार रख पाएंगे, क्या मामला सही तरफ चलेंगे, यही आज के का मौजू है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं सीनियर साथी ख्वाजा बाबर सलीम से। खाई साहब, बड़ा धूम धड़का था, मुतालबा भी थे, खुशियां मनाई गई, जश्न मनाया गया कि तालागंज जिला बन गया, मरी जिला बन गया, और अब ये जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? वो उसमें मीर साहब, अभी हमने ये पीछे अभी जब ये निगरान हुकूमत आती गई है तो वो पूरा उधर 5 अरब रुपए ये इधर जिला काम की के लिए क्याम के लिए और फौरन जारी भी कर दिए गए थे। तो अभी वो उस दिन जब हमने वो खबर ब्रेक की कि वो सारा डीसी और उधर डीपीओ के जो दफातर उधर लाखों रुपया उसकी तदीनों राइट पे लगा कर और उधर अमला और सारा एक बड़ी रौनक लग गई थी उधर, और पूरा एक बाकायदा जिला जो है ना ये चौधरी परवेज इलाही के उसमें जब वो वज़ीर आला थे तो ये फंक्शनल भी हो गया था। तो बहरहाल यही तो की जा रही थी और जिस तरह उनकी दिलचस्पी थी आफत हमारी आसर की और चौधरी परवेज इलाही की, क्योंकि ये 2018 के इलेक्शन में चौधरी परवेज इलाही 2 दफा 2008 और 2013 में हारने के बाद ये 2018 में ये तीसरी बार कामयाब हुए थे चौधरी परवेज इलाही। तो ये सब आते थे, वो समझते थे कि ये उनका, बल्कि खुद भी वो कहते हैं कि तालागंज उनका दूसरा घर है। तो बहरहाल बड़ी फराग दिली थे, और वो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, आपने जरा कोई लफ्ज वो किया कि वो बड़ी फराग दिली थे, तो ये वो रेडियो की तरह उन्होंने मतलब है कि ये दिले। और रोला पड़ा था वो जब वो रिपोर्ट मांगी गई उस वक्त, और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि ये 4.25 लाख की आबादी है और इसकी मैक्सिमम आबादी जो है वो 22 करोड़ रुपए सालाना है ये इसकी आमदनी जो है सरकारी। तो ये 10 अरब रुपए इस पे खर्च होंगे जिला बनाने के लिए। तो अभी आप जो मुल्क की हालत आप देख लें, ये 170 अरब रुपए का महंगाई बम, बिल्कुल वो कहते हैं ना लॉन्चिंग पैड पे सारा बरूद भर दिया गया, और ये अवाम के ऊपर हम 4-5 दिन से छोड़ डाल रहे हैं कि एक बड़ा महंगाई का बम और बल्कि सुनामी ये एक शिकंजा कस दिया। और ये आप सदर पाक ये देख लें, तमाशा देखें, ये अल्लाह को इन्होंने जवाब नहीं देना और कोई अल्लाह का इनका डर नहीं है। तो वो सदर पाकिस्तान आर्टिकल नहीं जारी करता। पहले वो शौकत तरीन वो 2 सूबाई वज़ीर खजाना को टेलीफोन पे कह रहा है कि ये IMF के साथ वादा नहीं होने देना, ये रिकॉर्ड और वो पर्चा की गिरफ्तारी का भी सारा ले लिया। तो ये मतलब है कि देख लें ये हुक्मरानों की हालत ये है। सदर पाकिस्तान वफाक की अलामत है, जिसका काम ही फर्क यह है कि वो वफाक की सलामती और उसका, तो वो देखे उन्होंने कहा था नसर जी तो आप पार्लियामेंट से दूसरा रास्ता मतलब आज वो मतलब डिलेइंग उसमें कि जितना ये डिले हो जाए। तो बारह ये तालागंज वो आप बता रहे हैं होने जा रहा है, तो अभी जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है हो गया है। वो कल मैडम डिप्टी कमिश्नर का तालागंज और उधर इधर मुरीद में भी वो जामतुल बनातुल फातिमा दौरा में भी थोड़ी देर उन्होंने रुकिया, तो वो तालागंज का दौरा था उसका। तो दूसरे लफ्जों में कल ये मैंने कान खड़े कर लिए थे, मैं कहा ये आगे ये उनको शायद थोड़ी तो थी कि अभी अजादी चार्ज है, तो ये अभी कोई डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ लोग उन्होंने जिन्होंने बनवाया था तसल्ली दे रहे थे कि भाई नहीं, तो मगर वो कल मैडम का जाना कल ये खतरे की घंटी बज गई थी। तो 12 अभी ये जो इतलात आ रही है सोशल मीडिया पे, ये तालागंज नोटिफाई हो चुका है।
लेकिन ठीक है जी, जो इतलात आ रही है वो कोई अच्छी नहीं है। तलागंग के लोगों ने बड़ी जिद्दोजहद की और जब ये जिले का दर्जा पाया तो वहाँ पर खुशियाँ भी काफ़ी मनाई गई और इस हवाले से अरबों रुपए के अखराजात हो भी चुके हैं। तो ये क्या खेल तमाशा है, मुल्क को एक खिलौने की तरह चलाया जा रहा है। खिलौना भी अगर किसी बच्चे को दे दिया जाए तो उसे संभाल के रखता है, लेकिन न जाने हमारे हुक्मरान, हमारा इशराफिया और हमारा जो एक हुक्मरान तबका है उसे न जाने क्या जिद है कि इस मुल्क को बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफी राजा इफ्तिखार मौजूद है। राजा साहब, तलागंग के हवाले से हम बात कर लेते हैं। एक हक आपने उन लोगों को दे दिया, अरबों रुपए के अखराजात होंगे, तो अब इसका वापस लेना ये कोई दानिशमंदी का खेल तो नहीं है। बहुत शुक्रिया जमीर साहब। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि इसी प्लेटफॉर्म से, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो से मैंने मुतअद्दिद बार ये बात की है, क्योंकि मैं ज़ाती हैसियत में मैं ये बारहा कह चुका हूँ कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो अजला बनाए थे, ये सारे एक सियासी अगराज़ व मकासद थे, इनके सियासी पर्पस थे, और उन्हीं अगराज़ व मकासद हासिल करने के लिए इन्होंने मतलब उजरत में ये उन्होंने जनाब धड़ाधड़ नोटिफिकेशन जारी किए थे। और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि इन जो नए बनने वाले अजला हैं, इनका कोई मुस्तकबिल हमें नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर, जैसे कि आपने भी कहा, कि अगर हमारे पास वक्त और वसाइल मौजूद है, हमारे पास पैसा मौजूद है, हमारी इकानमी स्ट्रांग है, हमारे लोग खुशहाल हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ नए अजला बल्कि नए सूबे भी अगर आप बना दें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारी मौजूदा सूरत हाल है, वो आपके सामने माशी जो हमारी सूरत हाल है कि हम बिल्कुल IMF के आगे हमने घुटने टेके हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें एक किस्त मिल जाए, ताकि जो हमारी डूबती हुई जो कश्ती है उसको थोड़ा सा सहारा मिल सके। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने ये जो लूट सेल लगाई है, बिल आखिर उसका अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने सियासी इरादों में हासिल भी किया था, लेकिन एक मुंतखब हुकूमत ने जो फैसले कर दिए हैं, तो अब मुझे मतलब बड़ी हैरानगी होती है कि निगरान जिनका सिर्फ मैंने दी है कि इन्होंने जो है वो 90 दिन के अंदर आए जो इलेक्शन करवाने हैं, तो मेरे ख्याल में इनको इस किस्म की छिड़खानी करने की, क्योंकि इसका जो रिएक्शन आएगा, अमीर साहब रद्द अमल आएगा, हम पहले भी हम देख चुके हैं कि जो जब लोगों में नफरत और बगावत पैदा होती है तो उससे मुल्क और कौमों का नुकसान होता है। हमारे सामने मिसाल है आपकी बांग्लादेश की कि मुजीबुर रहमान वो उसने अपनी मजाकी में था, लेकिन उसकी मजाकी को एक्सेप्ट करने के बजाय जब उन्होंने उसको पुश करना शुरू किया तो उसके रिजल्ट में हमारा एक टुकड़ा जो है वो ज़ाया हो गया। अब आप ये खुद देखें कि ये जो 5 अजला बने हैं और अभी डीनोटिफाई होने की खबरें चाह रही हैं, तो क्या ये जो लोग हैं वहाँ के, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं तलागंग की हम बात करें कि हमारा वो पड़ोसी है, तो क्या इन लोगों के दिलों में बगावत और नफरत मजीद पैदा नहीं होगी? चल जैसा पैसा था वो बन गया था, तो मेरे ख्याल में इसको भी कंटिन्यू होना चाहिए था। ठीक है जी, अवामी जो मैंडेट है उसका करना चाहिए, और जो इस वक्त निगरान हैं इनका मैंडेट सिर्फ इलेक्शन करवाना है। लेकिन इस वक्त देखा यही जा रहा है कि जो फैसले हैं वो धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है, इजलास खत्म किए जा रहे हैं, और कई ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जो शायद उनका मैंडेट नहीं है। लाइव स्टूडियो में तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश भी मौजूद हैं। दरवेश साहब, हुकूमतें तो किसी कानून कायदे के तहत चलती हैं, लेकिन यहाँ जो जिसका जी चाहता है वो कर देता है। एक शख्स वो एक जिला बना देता है, डिवीजन बना देता है, और दूसरा आता है बगैर किसी वजह से उसको खत्म कर देता है। पहले यानी बना भी, उसकी भी कोई वजह समझ नहीं है, और अब खत्म किए जा रहे हैं, इसकी भी कोई वजह समझ नहीं आ रही। तो मुल्क को कैसे चलाया जाए? मुल्क को अगर सही चलाया जा रहा होता तो हमारी ये हालत नहीं होनी थी। हम इतने कह लें कि इस जो शदीद बोरान और बोरान दर बोरान है, ये इस तरह की सूरत हाल कभी पैदा ना होती अगर मुल्क को चलाने वाले जो हैं, अगर हमारा हुक्मरान तबका जो है, अगर वो उनकी नीयतें दुरुस्त होती, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी सलाहियत चाहे कमतर ही सही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो नेक नीयत होते तो पाकिस्तान की ये हालत हरगिज भी नहीं होनी थी। और इसमें कोई एक फरीक नहीं है कि जिसे ब्लेम किया जाना चाहिए। हकीकत यह है कि हर एक फरीक ने दीगर लोगों से ज्यादा लूट मार करने की कोशिश की है, और उनके जो फैसले हैं वो, जैसे आपने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी बुनियाद नहीं होती, सियासी मफादात जो होते हैं वो उसकी बुनियाद और उसका मोटिव बनता है। अब आप ये देखें कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि खजाना खाली है, और वाकई खजाना खाली है, और दूसरी तरफ महज पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन ऐसे किए जा रहे हैं कि जिसके लिए बहुत सारे मल्टी बिलियन रुपीस जो है उसके फंड्स दरकार हों। तब आप भी मुझे ये बताइएगा क्या ये दुरुस्त बात है? और फिर वो भी एक ऐसी सूरत में
جبکہ اسمبلی کا جانا پہلے سے ٹھہر چکا ہے. یعنی یہ ڈیسیژن پہلے سے لیا جا چکا ہے کہ جب آپ کو چیف منسٹر بنایا جائے گا اس کے بعد آپ نے جو اہم ترین کام کرنا ہے وہ ہے آپ کی اسمبلیوں کی ڈیزولوشن. اب چونکہ وہ جو کاف لیگ کے جو ہیں جو اس وقت وہ اس کو کر رہے تھے، جو سی ایم تھے ہمارے، وہ بہت ہی پولیٹیکلی ایمبیشس انسان ہے، تو پہلے سے انہوں نے یہ سوچ بچار کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اگر مجھے چیف منسٹر شپ ملتی ہے تو میں نے کون سے ایسے ڈیسیجنز کرنے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ میں آئندہ آنے والے الیکشن لڑ سکوں، اور انہوں نے وہی کچھ کیا. بہتر ٹھیک ہے جی، انہوں نے وہی کچھ کیا جو ان کا سیاسی، جس میں ان کا مفاد تھا. ہم شکریہ ادا کریں گے جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے روئے رواں ہیں جناب حافظ قاری محمد اسلام اظہر صاحب، اور ان کے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں لائیو اسٹوڈیو میں. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا. اس حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف ملک قسطوں پر چل رہا ہے بلکہ ہر گھر بھی اب قسطوں پر ہی چل رہا ہے. حکمرانوں کو اپنے عوام کی وہ فکر نہیں ہے. ہم ترکی اور شام کے جو زلزلہ زدگان ہیں ان کے لیے تگدو کر رہے ہیں، ان